अडानी अडानी अडानी, हर जगह एक ही नाम चल रहा है। हर कोई आज कह रहा है देखा भैया अडानी एंटरप्राइज किस प्रकार से रॉकेट हो गया, खटाक से खटाक 4.5% ऊपर, 4% ऊपर। अडानी पोर्ट्स को देखा किस तरह से 8-9% ऊपर है। और वहीं पे साइड में इसी ग्रुप के कुछ और इन्वेस्टर्स जो अपने पोर्टफोलियो में अडानी ग्रीन, अडानी पावर, अडानी ट्रांसमिशन, इस तरह के बाकी जो स्टॉक्स लेके बैठे हुए हैं, वो साइड में देख के सोच रहे साला हमने अपनी ज़िंदगी में क्या गलती कर दी, हम क्यों नहीं रिकवर किए। और ये जितने लोग रिकवर भी करें ना, जो नीचे से हुआ जो भी हुआ, अगर आप टेक्निकली और फंडामेंटली देखें तो ऊपर से 2 हफ्ते के अंदर ही अपने पीक लेवल से बढ़िया बढ़िया कंपनी का स्टॉक, जिसको आप फंडामेंटली स्ट्रांग कहते हो, वो 65% गिर जाता है। लास्ट टाइम अदर देन कोविड आपने ऐसा कब देखा था बताइए। कोविड में तो क्योंकि ओवरऑल सब गिर रहा था, कब देखा था। आपको एक चीज समझनी पड़ेगी, मैंने आज तक कभी भी कोई फंडामेंटली वेरी रोबस्ट कंपनी 60-65% एक छोटे से रिपोर्ट के माध्यम पे एटलीस्ट गिरते हुए नहीं देखा। तो मैंने सोचा एक वीडियो बनाता हूँ जिसमें मैं 10 से 11 पॉइंट्स आपके साथ डिस्कस करूँगा, जो आपको डिसाइड करने में हेल्प करेगा कमेंट्स में कि ये बबल है कि नहीं है अडानी का। जाहिर सी बात है इस वीडियो के बाद एज यूजुअल मुझे देशद्रोही एंटी नेशनलिस्ट का करार दिया जाएगा, बट दैट्स ओके, कंप्लीटली फाइन। बिकॉज लाइक्स के माध्यम से जो वीडियो पे आते हैं मुझे पता लग जाता है कितने लोगों को फैक्ट्स और लॉजिक्स पसंद है और कितने लोगों को सिर्फ कमेंट्स में आके टाइम पास करना है। तो दैट इज फाइन, लाइक्स के मूल पे मेरे को पता लग जाता है। तो पॉइंट बाय पॉइंट शुरू करते हैं। पहली चीज, फोर्ब्स मैगजीन एक ऐसी मैगजीन जिसको दुनिया भर में हर कोई पढ़ता है, रिस्पेक्ट करता है, क्रेडिबल है। मैं ये नहीं कह रहा हूँ फोर्ब्स कभी पेड आर्टिकल नहीं छापता है। एक तरीके का पेड आर्टिकल वो छापता है जब वो नीचे लिख देता है एक डिस्क्लेमर में कि भैया ये हमको थर्ड पार्टी से आया, हमारे एडिटर का कोई लेना देना नहीं है। वो जैसे वो कुछ निब्बा निब्बी ट्रेडर्स लोग छापते रहते हैं ना कि देखो आई एम ऑन फोर्ब्स, आई एम ऑन हिंदुस्तान टाइम्स, आई एम फलाना डिमका। वो मोस्टली पेड होता है। फोर्ब्स को कोई मतलब नहीं है ट्रेडर से। रियलिटी ये है, जब तक हम बिलियनर्स ना बन जाए तब तक उनको कोई मतलब नहीं है। लेट्स फेस इट, इसमें कुछ गलत नहीं है, ठीक है। तो फोर्ब्स क्रेडिबल है। वो एक आर्टिकल छापता है रिसेंटली, $2 बिलियन अडानी अपने ग्रुप में ही, अपने ही स्टॉक्स में हेरा फेरी मैनिपुलेशन करता है। संक्षेप में बता रहा हूँ, सिंपल भाषा में। उसके बाद सिटी बैंक भी आ गया, वही बॉन्ड्स वाली नौटंकी जो क्रेडिट स्विस ने बोला कि भैया हम बॉन्ड्स में पार्टिसिपेट नहीं करेंगे क्योंकि हम रिस्क नहीं लेना चाहते। अबे अभिषेक क्या बात कर रहा है, क्रेडिट स्विस की तो हालत ही खराब है, इट इज़ नॉट क्रेडिबल। फोर्ब्स तो है क्रेडिबल, सिटी बैंक तो है क्रेडिबल। और बात करें क्रेडिट स्विस की तो एक सिंपल सा एग्जाम्पल देता हूँ। मेरे पास एक दोस्त आता उधार मांगने 5,000 रुपये, मैं उसको देता हूँ, वो बोलता है 1 महीने में देगा, नहीं देता गायब हो जाता है। दूसरी बार मेरा बेस्ट फ्रेंड आता है, बोलता है 10,000 दे दे यार भाई, बहुत ज़रूरत है, मैं तेरे को लौटा दूंगा। मैं उसको 10,000 देता हूँ, वो भी नहीं आता है। तीसरी बार जब कोई और आता है, इस बार मैं डबल कॉशियस रहूँगा क्योंकि मेरी रेपुटेशन ख़राब हो रही है मार्केट में, सबको पता है कि मेरे को ठग के कोई निकल जा रहा है, प्लस मुझे अपना पैसा बचाना है। सेम चीज़ क्रेडिट स्विस के साथ हो रही है। उसने हाल फिलहाल में वो आर्किगियोस कैपिटल के साथ जो उसका नुकसान हुआ, फिर उसके पहले $5 मिलियन का जो हुआ, तो ग्लोबल मार्केट में थोड़ी थू थू हुई है। तो दे वांट टू प्रोटेक्ट देयर इंटरेस्ट। तो इससे पहले कि नैया किसी चीज़ के ऊपर नीचे हो जाए, वो अपना साइड में है। तो पहला सवाल जो आप लोगों को सोचना है कि अचानक से इतने इंटरनेशनल वाले लोग क्यों मिलके, क्रेडिबल वाले क्यों पीछे पड़ रहे हैं। भैया ये वेस्टर्न टारगेटेड अटैक है, हो सकता है, लेकिन ये वेस्टर्न टारगेटेड अटैक टाटास पे क्यों नहीं हो रहा है, बिरलास पे क्यों नहीं हो रहा, अंबानी पे क्यों नहीं हो रहा। अरे क्योंकि अडानी सबसे रिचेस्ट है ना, अंबानी भी तो जस्ट उन्हीं के पीछे है ना, उन पे क्यों नहीं हो रहा है। उन पे भी तो एलिगेशन लगते रहते हैं ना कुछ ना कुछ। तो ये रिपोर्ट उन पे क्यों नहीं निकली, इन पे क्यों निकली, पहली बात। दूसरा, अडानी एफपीओ बड़ा माहौल बनाया गया, कॉल ऑफ कर दिया, कॉल ऑफ कर दिया। एक्सप्लेनेशन थोड़ा मेरे को डाइजेस्ट नहीं हुआ। एक्सप्लेनेशन ये दिया गया कि हमने इसको कॉल ऑफ किया गया बिकॉज हमको रिटेल का हित है, हम नहीं चाहते हमारे इन्वेस्टर छोटे छोटे नन्हे नन्हे प्यारे प्यारे मुन्नू मुन्नू रिटेल परेशान हो। सर किस रिटेल की बात चल रही है यहाँ पे। 12% रिटेल ने सब्सक्राइब किया था, आप इन 12% को ज़्यादा तवज्जो दे रहे हैं एज कम्पेयर टू रेस्ट 88%। पॉइंट जो मेरे को समझ में आता है, ये किया गया है अपने कॉर्पोरेट दोस्तों के लिए। बिकॉज आप लोगों को शायद पता नहीं होगा कि इनके एफपीओ में जो कॉर्पोरेट पार्टिसिपेंट्स आए, सुनील मित्तल, अंबानी,
ये लास्ट मोमेंट पे आया, प्री प्लान नहीं था। और इन्होंने कंपनी अकाउंट से पैसे नहीं, मोस्टली अपने पर्सनल अकाउंट से लगाए। अब आप सोचो, मेरे दोस्त वाले केस में ऑब्वियस सी बात है, मैं कोशिश करूंगा, फॉर एग्जाम्पल आपकी और मेरी अच्छी बनती है तो हम कोशिश करेंगे कि हमारे टर्म्स जितने हो सके अच्छे हो। अगर दिख रहा है कि मेरा कोई एक प्रोजेक्ट है जिसमें मैं आपसे पैसा मांग रहा हूँ, लेकिन मुझे खुद को पता है कि 2 दिन में आपका पैसा डूब सकता है, तो मैं यही सोचूंगा ना यार, दोस्ती बेटर है, बाद में हो सकता है मैं दूसरा फेवर मांग लूँ, तो हो सकता है, देयर इज अ हाई पॉसिबिलिटी, इसीलिए पैसे लौटाए गए। तीसरा, फ्रॉड है, फ्रॉड है, फ्रॉड है, फ्रॉड है, फ्रॉड है, बहुत ही हद से ज़्यादा फ्रॉड चल रहा है, ऐसा कह रहे हैं। टेक्निकली इफ़ यू आस्क मी, मैं अभी तक इसको फ्रॉड नहीं कहूँगा, स्कैम नहीं कहूँगा। क्यों नहीं कहोगे भैया अभिषेक, तुम तो बायस्ड हो गए हो, तुम अडानी के साइड हो। सुन तो लो यार, मैं उस कंसेप्ट को मानता हूँ रेशनल और लॉजिकल के हिसाब से। गिल्टी यू आर, वो क्या था, प्रूवन अंटिल गिल्टी, गिल्टी अंटिल प्रूवन, हाँ गिल्टी अंटिल प्रूवन, जो भी है समझ जाओ यार, कमेंट्स में लिख देना। मतलब आप तब तक गिल्टी नहीं हो, आप तब तक फ्रॉड नहीं हो जब तक प्रूफ नहीं हो जाता। मुझे एक बात बताओ, अभी तक सिवाय उस रिपोर्ट के कहीं पर प्रूफ नहीं आया, हमारे रेगुलेटर ने नहीं कहा है, हमारे सेंट्रल बैंक ने नहीं कहा है। तो इधर से एक सवाल उठता है, तो फिर ये क्या है, मैं बताता हूँ ये क्या है। ये है ब्लाइंड फेवर, जिसका अनफेयर एडवांटेज लिया गया। बोलोगे अरे भाई तुम सीधे हमारे देश के लीडर्स पे सवाल तो नहीं उठा रहे हो, मैं सिस्टम पे उठा रहा हूँ। सिंपल सी बात है, आपको एक चीज़ समझनी पड़ेगी, और ये पहली बार नहीं हो रहा, तो प्लीज़ प्लीज़ सिर्फ एक यूज़ केस को फ्रॉड मत घोषित करो। आपको बता दूं, हमारे देश के वन ऑफ द रिचेस्ट पर्सन्स ऑलरेडी इनसाइडर ट्रेडिंग में उनका नाम आ चुका है और उन्होंने पेनल्टी भरी हुई है। आप लोगों को बता दूं कि हमारे देश के सबसे बड़े रियल एस्टेट आईपीओ जो आया था, वो आज तक का हमारे देश में बहुत बड़ा घपला उस चीज़ में हो चुका है। कमेंट्स में आईपीओ लिख देना, उसके बारे में भी डिटेल में बता दूंगा। तो ये पहली बार नहीं हुआ है, ये चीज़ें हो चुकी है। आपको एक चीज़ समझनी पड़ेगी कि ये सारी चीज़ें तो होती रहती है, लेकिन पता है फेवर का भी एक लिमिट होना चाहिए, एक एक्सटेंट होना चाहिए, जो यहाँ पर पूरी तरीके से तोड़ दिया गया। और इसी केस में एफपीओ की जब मैं बात कर रहा था, तो यहाँ के प्रमोटर काफ़ी स्मार्ट है। जैसे कि मैंने आपको बताया कि अगर आज के दिन वो ये चीज़ नहीं लौटाते और ट्रस्ट किसी कारण ब्रीच हो जाता, तो कल को कैपिटल मार्केट में उन पे कोई भी ट्रस्ट नहीं करता। लेकिन अभिषेक ऐसे कैसे ट्रस्ट नहीं करेंगे, ये अनिल अंबानी थोड़ी है, इनके पास तो एसेट है। वो तो भाई साहब हिंड साइड में देखने से ना सब कुछ सही लग रहा है। उस समय पे चले जाओ 2007 और 8 में, अगर आप में से कोई 2007 और 8 में होगा ना, उनसे जाके पूछना, तब जिस तरह का क्रेज था फॉर आर पावर, आर कॉम, वो अनबिलीवेबल था। और उस समय भी जब पतन होना शुरू हुआ था, तो लोग यही नरेशन दे रहे थे, लोग क्या, बड़े बड़े एनालिस्ट टीवी वाले भी दे रहे थे। अंबानी थोड़ी जाएगा, अनिल अंबानी क्यों जाएगा, उसके पास पावर प्लांट्स है, उसके पास आरकॉम है, उसके पास म्यूचुअल फंड्स है, उसके पास फलाना है, उसके पास एसेट्स है, उसके पास एसेट्स है। कहाँ गए एसेट्स? जब शनि बैठता है ना, तो फिर कुछ भी काम नहीं होता। और मैं तो कहूँगा इस केस में वही चीज़ फिलहाल हो रही है। होपफुली अगर निकल जाए तो बहुत ही बढ़िया बात है। आपको एक चीज़ समझनी पड़ेगी कि ये ना शेयर मार्केट की एक बड़ी इंटरेस्टिंग चीज़ है। जब कुछ भी अनएक्सपेक्टेड, अनबिलीवेबल होता है, वो इतने जल्दी अनफोल्ड होता है कि लोग सोच नहीं पाते। आज से 2 हफ्ते पहले अगर जाके किसी से पूछते कि क्या आपको लगता है अडानी एंटरप्राइज, अडानी पोर्ट्स 65, 60% ऊपर से गिर जाएगा, किसी को नहीं पता था, लेकिन हो गया ना। तो इसी तरह से कुछ भी पॉसिबल है। तो क्या ये फ्रॉड है? मैं कहूँगा अभी तो नहीं, बट हाँ ब्लाइंड फेवर, अनफेयर फेवर्स किए गए। चौथा इंपॉर्टेंट केस जो ये बताएगा कि क्या ये बबल है कि नहीं है, रिप्लाई में कहा गया कि हमारी तो काफ़ी अच्छी रेटिंग एजेंसीज है, रेटिंग एजेंसीज ने हमको बहुत बढ़िया रेटिंग दी है, तो आप कौन होते हैं हमको सवाल पूछने वाले? यार रेटिंग एजेंसीज ने ना डीएचएफएल को बहुत तगड़ी रेटिंग दी थी, पीसी ज्वेलर को बहुत तगड़ी रेटिंग दी थी, वक्रांगी को बहुत तगड़ी रेटिंग दी थी, इन्फीबीम को तगड़ी रेटिंग दी थी, जेपी एसोसिएट्स को बहुत तगड़ी रेटिंग दी थी, जीवीके को बहुत तगड़ी रेटिंग दी थी, सबको बहुत तगड़ी रेटिंग दी थी। फिच, मूडीज तो लके हाथ कुछ ना कुछ बोलते ही रहते, लेकिन रेटिंग्स इन्होंने भी तगड़ी दी थी। टू ऑल इंटेंट्स एंड पर्पसेस लास्ट 5-6 साल में रेटिंग एजेंसीज ने अपना स्टीम खो दिया है। हाँ अभिषेक, तू ही अकेला ज्ञानी है रेटिंग एजेंसीज में, तो ये IIM IIT वाले बेवकूफ़, मैं ये नहीं कह रहा हूँ। मैं बस ये कह रहा हूँ कि बेस ऑन ओनली
रेटिंग एजेंसी अगर आप प्रूव करना चाहते कि हम कितना सही है, वो गलत है। अगर इतना ही कॉन्फिडेंस है हमारे कंपनी की क्वालिटी पे, ओपन मार्केट में आके बाय बैक कर लो ना शेयर्स, सिंपल। उससे ज़्यादा ट्रस्ट किसको होगा कि यार देखो ग्रुप का प्रमोटर आके बोल रहा है कि यार मैं कुछ भी करके बाय बैक करूंगा, अच्छा चलो उसके लिए पैसा नहीं है। तो सिंपल है, अगर आप इतने सॉलिड हो तो आपके तो सेंटिमेंट्स इस तरह से हो जाने चाहिए कि गेम स्टॉप जैसा तड़ातड़ वाली शॉर्ट कवरिंग हो जानी चाहिए, एक दिन के अंदर 50-100% ऊपर हो जाना चाहिए, जितना डैमेज गया उतना ही ऊपर चले जाए। लेकिन वो चीज़ हो क्यों नहीं रही है, क्यों नहीं हो रही है? और सिंपल सी बात है ना, इंडिपेंडेंटली खुद ही जाके बोल दो रेगुलेटर को कि भाई आप खुद देख लो और खुद हमारे सारे बुक्स वुक्स देख लो, आपको जो डाउट है देख लो और आके क्लियरली बोल दो कि सब कुछ क्लीन है। जस्ट इमेजिन सेंट्रल बैंक और रेगुलेटर अगर आके बोल दे, पूरा गेम ही खत्म है। यार आप बिलीव नहीं करोगे क्या यार, अगर सेंट्रल बैंक और रेगुलेटर आके बोल दे कि नहीं इधर सारी चीजें सही है, वो बाहर वाली फर्जी रिपोर्ट बना रही है, वेस्टर्न एजेंडा है, फटाक से रिकवरी होगी। मैं तो चाहता हूँ वैसा हो जाए कभी। डिस्क्लेमर, मैं इन्वेस्टेड नहीं हूँ इन शेयर्स में, बट स्टिल मैं चाहता हूँ हो जाए, थोड़े लोगों के पैसे बच जाएं, बट वो चीज़ हो नहीं रही है। सो क्वेश्चन मेरा ये है, क्या रेटिंग एजेंसीज को हम बिलीव कर सकते हैं? अच्छा, आप में से कुछ लोग बात करते हैं क्रेडिबिलिटी की कि भैया इनका क्रेडिबिलिटी तो बहुत ज़्यादा है, आप एयरपोर्ट्स पे चले जाओ, ट्रांसपोर्ट्स पे चले जाओ, हर जगह आपको यही दिखेंगे। तो यहाँ पर भी सवाल उठता है, मुंबई एयरपोर्ट, अब जो लोग मेरे को फॉलो करते हैं उनको पता है कि मैं महीने में 15-16 दिन तो ट्रैवल करता रहता हूँ, कभी देहरादून, दिल्ली, मुंबई, बैंगलोर, पुणे, कहीं ना कहीं मैं आपको मिल जाता हूँ। तो मैं एयरपोर्ट से ऑब्वियसली सारी फ्लाइट से इधर उधर होता है, तो एयरपोर्ट्स पहुँच जाता हूँ। मुंबई एयरपोर्ट में आप जाओगे तो मुंबई एयरपोर्ट का अडानी एयरपोर्ट आजकल ज़्यादा लगता है, जो पहले कस्टडी दी थी जीवीके को। वहाँ पे कार्गो के चार्जेस बहुत ज़्यादा बढ़ गए, ऐसा पता चला है मुझे। सवाल ये उठता है कि अगर क्रेडिबिलिटी की ही बात है तो क्या ये प्रोजेक्ट्स फॉर टेक्निकल एनहांसमेंट कोलैबोरेशन के साथ नहीं किए जा सकते थे विद इन्फोसिस, टीसीएस, विप्रो? जिस तरह के से आईआरसीटीसी काफ़ी सारे कोलैबोरेशन में करती है, ये चीज़ नहीं करी जा सकती थी? क्यों सोल एंड होल एक ही ग्रुप को सारे प्रोजेक्ट्स मिल जाते हैं, चाहे वो रोडवेज हो, चाहे वो रेलवेज हो, चाहे वो इंफ्रा हो, चाहे पावर हो, चाहे ग्रीन एनर्जी हो? और अगर इतने क्रेडिबल होते हैं तो क्या आपको लगता है कि एक 5 लोगों की रिपोर्ट कभी टीसीएस, इन्फोसिस, विप्रो को हिला सकती है, जैसे कि मैंने पहले भी पूछा है? लेकिन एक 5 लोगों की रिपोर्ट इतने बड़े कॉन्ग्लोमेरेट को हिला देती है। अगर इतनी ही ज्यादा क्रेडिबिलिटी है तो क्यों ईडी, बेबी, बैंक्स, सेंट्रल बैंक, ये सब सामने आके साफ साफ क्यों नहीं कह देते कि दिस इज कंप्लीटली क्लीन? विच ब्रिंग्स मी टू द नेक्स्ट पॉइंट। बैंक्स का एक्सपोजर $10 बिलियन के आसपास है यहाँ पे, जिसके कारण जो लोग ये हुआ रूमर फैला रहे कि बैंकिंग सिस्टम कोलैप्स हो जाएगा, वो गलत है। वो तो देखो पॉलिटिकल एजेंडा निकाल लिया है लोगों ने, अपने पक्ष में बोलते हैं। इनफैक्ट काफ़ी बैंक एनालिस्ट ने भी कहा है कि कुछ कुछ बैंक्स का 0.6% एक्सपोजर है, कुछ कुछ बैंक्स का इस तरह से। लेकिन वहीं पे LIC जीवन के साथ भी, जीवन के बाद भी का 36,000 करोड़ कहाँ पे लगा है? केवल इस ग्रुप ऑफ कंपनी में। कोई किसी को पता नहीं क्या रेशनल है, कोई किसी को नहीं पता क्यों लगा हुआ है। मतलब LIC को सबसे बड़ा एक वेटेज देना भी था तो इसी ग्रुप को देना था। इससे पहले तो कभी LIC ने ऐसा नहीं किया। कभी आपने देखा है कि LIC इतना बड़ा पैसा TCS में लगा दे, इन्फोसिस पे लगा दे? लेकिन इस ग्रुप पे जरूर लगाया हुआ है। पॉइंट ये है, बैंक्स कोलैप्स नहीं होंगे, लेकिन बैंक्स का फेथ जरूर हिल रहा है, FII और DI। सॉरी। बहुत सालों बाद बैंक्स पे लोगों का ट्रस्ट बढ़ा है। लोगों को लगा है कि यहां से NPA का जो साइकिल था ना, नॉन परफॉर्मिंग एसेट का, वो क्लीन होगा। इन्होंने पुराने में जो भी किया होगा, नीरव मोदी किया, विजय माल्या किया, हर्षद मेहता किया, केतन पारेख किया, वो सब कचरा साफ होते होते 8-10 साल लग गए। NPA निकालना, स्क्रूटनाइज करना, चीजें बदलना। अब जस्ट इमेजिन जब यूजर सेंटिमेंट सही हुआ, जो आज तक कभी नहीं हुआ, 2020 के बाद 2021 में अचानक से PSU बैंक्स रैली करने लग गए, इस आस में कि अब नया साइकिल चालू होगा, NPA सही हो गए। अब ऐसी कंडीशन में अगर ये खबर आती है किसी कारण से कि भाई ये वापस उसी साइकिल में फंसने वाले हैं,
तो क्या होगा, आपको समझना पड़ेगा, हमेशा 3 बैंक्स के ही नाम आते हैं। कौन से हैं? पीएनबी, एसबीआई और इंडसइंड प्राइवेट में। डू यू थिंक इस बार वापस अगर ये लोग प्रूवन गिल्टी हो गए तो इन द नियर टर्म इन्वेस्टर्स वापस लौटेंगे, बिग हैंड्स वापस लौटेंगे? याद रखिए, लास्ट रैली जो इन्फ्यूज हुई ना, उसमें कहीं ना कहीं फाइनेंशियल्स का बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन रहा है। हमको स्टॉक मार्केट के हिसाब से भी सोचना है। अगर हमको चाहिए कि फाइनेंशियल्स रोबस्ट रहे तो हमको बाहर भी इंडिकेशन एमएससीआई इंडेक्स के थ्रू भेजनी पड़ेगी, ईटीएफ इनफ्लो के थ्रू भेजनी पड़ेगी, जो यहाँ पर मिसिंग है। विच ब्रिंग्स मी टू द नेक्स्ट पॉइंट, एएसएम लिस्ट, एडिशनल सर्वेलियंस मैकेनिज्म की लिस्ट में डाल दिया गया। ये क्या होता है? सो बेसिकली जब भी रेगुलेटर बेबी को लगता है कि भैया कुछ ऊपर नीचे हो रहा है तो वो एक एडिशनल लिस्ट में डाल देती है ताकि इस पर निगरानी रखी जाए, और रूल के अकॉर्डिंग 5% से ज़्यादा का सर्किट नहीं लगना चाहिए। ये एक्चुअल रूल होता है। लेकिन आप लोगों ने देखा है किस प्रकार से सर्किट्स आज खुल रहे थे। चलिए उस चीज़ को एक बार के लिए साइड में हटा दिया जाए। पहले बेबी शॉर्ट स्क्वीज बंद करवाने के लिए बोलती है कि वीकेंड में कि भाई शॉर्ट्स अलाउड नहीं है, फिर एएसएम में डाला जाता है। समझ में मेरे को नहीं आ रहा कि ये रिटेल को बचाने की कोशिश हो रही है या ग्रुप को बचाने की कोशिश हो रही है। ये ग्रुप के लोअर लिमिट को फ्रीज करने की कोशिश हो रही है, क्योंकि एएसएम पे डालते ही आप लेवरेज्ड बेट के साथ सेलिंग नहीं कर सकते हो। फुल मार्जिन आपको लगेगा 100%, मतलब पहले जो 4 गुना मिलता था अब 100%। तो ये किसको बचाने की कोशिश कर रही है, मुझे तो समझ में नहीं आ रहा। आपको समझ में आ रहा हो तो कमेंट्स में ज़रूर बताना। नेक्स्ट पॉइंट, भैया कर्जा तो हर बड़े बिजनेस वाले को लेना पड़ता है। बिल्कुल, मैं खुद ही बोलता हूँ, इनका तो कैपिटल इंटेंसिव है, सबको लेना पड़ता है। लेकिन थोड़ा ना इनका डेट के कंपैरिजन करते हैं। आप टाटास के साथ कंपेयर कर रहे हो ना, मैं बताता हूँ। हाँ, टाटास का कर्जा इनसे ज़्यादा है। सबसे पहले अपने फैक्ट्स क्लियर करो। टाटा के पास 3.5 लाख करोड़ के डेट है, अडानी के पास 2 लाख या 2.2 लाख करोड़ के। देखा, इसका मतलब तो दो भैया टाटा ले रही है तो अडानी भी लेना चाहिए। थांबा, क्लियरली समझो। पहले अडानी ग्रुप में अगर मैं एज्यूम करता हूँ एसीसी और अंबुजा को भी ले जाते हैं, मतलब सबको मान रहे हैं, तो इनका जो टोटल नेट प्रॉफिट निकलता है, जिसके लिए इन्हें 2 लाख करोड़ का वो लिया हुआ है, सब मिला के वो निकल रहा है 19,000 करोड़। कितना? 19,000 करोड़। और इसमें सबसे ज़्यादा बनाता है अडानी पोर्ट्स, 4,500 करोड़। बट आपको पता है टाटास कितना बना रहे हैं? टाटास ने जो 3.5 लाख करोड़ लिया हुआ है ना, उसमें से 38,000 करोड़ तो अकेला टीसीएस बना देता है, 1.5 लाख करोड़ उनके बाकी एंटिटीज बना देते हैं। आपको एक चीज समझनी पड़ेगी कि डेट के अगेंस्ट एसेट्स ज्यादा हैं टाटास के पास, और यही डिफरेंस अडानी के पास नहीं है। टाटास के पास गुडविल है जो शायद एक 5 लोगों की रिपोर्ट अगर हिला दे रही है तो वो हमको गुडविल के बारे में बहुत चीजें बता रही है। तो ये एक और इंपॉर्टेंट पॉइंट है। नेक्स्ट पॉइंट पे चलते हैं जो बहुत इंटरेस्टिंग है। यार अब ऐसे केस में हम क्या करें? देखिए, काफ़ी सारे लोग सोच रहे हैं कि ये लेवल तो बड़े टेम्पटिंग है, हमको इसमें ले लेना चाहिए। लेकिन आज जब मार्केट इतना गिर रहा था, मैं हैरान था देख के 3,000 पे एफपीओ पे इन्वेस्टर्स लेने को तैयार थे, लेकिन 1,000 रुपए पे जाके वेट किए फ्रेश इन्वेस्टमेंट करने के लिए। 1,700 में नहीं घुसे, 1,800 में नहीं घुसे, 2,000 में नहीं घुसे, दे केप्ट वेटिंग टिल 1,000। विच ब्रिंग्स मी टू द क्वेश्चन, सही में बाहर के इन्वेस्टर्स हैं या जो वो रिपोर्ट कह रही है कि घूम फिर के इन्हीं का पैसा वही लग रहा है? ये आप लोगों पे मैं छोड़ता हूँ। देखिए, ऐसे कंडीशन पे मैं सिंपल सा एक सजेशन दूंगा सबको, निफ्टी 20, बैंक 20, जूनियर 20, इनमें अपना एक्सपोजर बढ़ाओ एज कंपेयर टू स्टॉक स्पेसिफिक। क्यों? बिकॉज मुझे एक चीज पता है कि इंडिया ऊपर जाएगा चाहे कोई ग्रुप रहे ना क्योंकि मुझे एक चीज पता है, इंडिया ऊपर जाएगा चाहे कोई ग्रुप रहे ना रहे, चाहे ग्रुप परफॉर्म करे ना करे। और एक इंटरेस्टिंग चीज़ है कि जब भी गवर्नमेंट को पूछे जा रहे हैं सवाल विद रिस्पेक्ट टू दिस थिंग, तो स्ट्रेट अवे बंद करवाई जा रही चीज़ें। आज पार्लियामेंट 3 मिनट में स्थगित कर दी गई। 3 मिनट में स्थगित कर दी गई जैसे ही सवाल अडानी के ऊपर आने लग गए। क्यों शाय अवे हो रहे हैं? क्या मंडे को हमको वापस एक रैली मिल जाएगी? हो सकता है मिल जाए। क्या हमको एक तगड़ा वाला मूव मिल जाए? हो सकता है मिल जाए। लेकिन सवाल अभी भी अनआंसर्ड है।
और वो सवाल क्यों नहीं आंसर हो रहे उसके, ये समझ में नहीं आ रहा। 3 साल 2 साल के लोएस्ट लेवल पे 2 हफ्ते में स्टॉक एक रिपोर्ट के कारण क्यों जा रहा है। अलग और एक एंगल आया, बोरिस जॉनसन ब्रिटेन के जो एक्स अपने प्राइम मिनिस्टर, उनके भाई चला रहे थे वो मॉरिशियस बेस्ड जो कंपनी थी ना जिसका रिपोर्ट में नाम आया अडानी के साथ लिंक वाले, वो चला रहे थे। अब वो अचानक से रेजिग्नेशन दे रहे हैं जैसे ही एफपीओ की चीज विड्रॉ करी गई। तो ऐसा क्यों हो रहा है भाई, उनको रिजाइन इस समय पे करने की क्या जरूरत थी? क्या वो कुछ भनक पा रहे कि भैया कुछ गड़बड़ हो सकता है उससे पहले मैं निकल जाऊं? और जाते जाते एक इंटरेस्टिंग पॉइंट आपके पास छोड़ के जाता हूं। अडानी ग्रुप में प्रमोटर्स की होल्डिंग है, अडानी एंटरप्राइज फॉर एग्जाम्पल 72%, DII 5.45%, जिसमें ऑब्वियसली मैक्सिमम LIC के पास है, पब्लिक के पास 6.5%, FIIs के पास 15%। एज्यूम करते हैं ये FII वही मॉरिशियस वाला जो मेंशन्ड है वही है, जो कि ब्लेम किया जा रहा है ये इन्हीं का पैसा है। तो मेरा सवाल ये उठता है, जब मैक्सिमम चीजें प्रमोटर के पास है, FIIs मॉरिशियस वाले हो गए, तो फिर बेच कौन रहा है? वो हिंडलबर्ग वाले भी तो बॉन्ड्स के थ्रू बेच रहे हैं, मार्केट में कौन बेच रहा है? तो कहीं ऐसा तो नहीं कि ऊपर से निर्देश आए कि अपने अकाउंट्स क्लीन करो, क्योंकि अब बहुत सारे लोगों की नज़र है तो जो केमन आइलैंड्स और मॉरिशस में पैसा पड़ा हुआ है उसको विड्रॉ करना है, जो भाव मिले उस पर निकालो, बाद में संभालेंगे। कहीं ऐसा तो नहीं? आपको क्या लगता है? फाइनली जो लोग हिंडलबर्ग की क्रेडिबिलिटी पे सवाल उठा रहे हैं, मैं भी उठाया हूँ, ऑब्वियस सी बात है कि 5 लोगों की कंपनी है, लेकिन जस्ट बिकॉज ये 5 लोगों की कंपनी है ना, हमको इसको डिस्कार्ड नहीं करना चाहिए। आपको एक चीज़ बता दूं कि ये जो हिंडलबर्ग चलाते हैं उनके मेंटर कौन है जो उनको सिखाते ये सारी चीज़, वो है मार्को पोलस। और मार्को पोलस कौन है पता है? जिन्होंने फाइनेंशियल मार्केट का सबसे बड़ा स्कैम, बर्नी मैडॉफ, जी हाँ, स्टॉक मार्केट का सबसे बड़ा स्कैम जिसका नेटफ्लिक्स पे भी सीरीज आया, हमारे चैनल पे भी एक वीडियो है, उसको एक्सपोज किया था आज से कुछ साल पहले। तो ये ऐसे वैसे नत्थु खैरे नहीं है, और जस्ट बिकॉज साइज छोटी है दैट डजेंट मीन कि इनमें पोटेंशियल नहीं होगी। याद रखो वो पल्स की जो अपन टॉफी खाते हैं ना, वो भी छोटी सी कंपनी थी, 100 करोड़ के सेल ऐसे मार दिए 2 साल के अंदर, डाइट कोक के सेल्स को मैच कर रहे थे उनके सेल्स। तो एक चीज हमेशा याद रखो, इन्फोसिस भी 10,000 रुपए से चालू हुआ था, 2-3 लोगों ने मिलकर चालू किया था, आज इतना बड़ा बन गया। तो जस्ट बिकॉज 5 लोग हैं डजेंट मीन कि वो क्रेडिबल नहीं हो सकते, बिकॉज फाइनली यूएस से भी एक और खबर आ गई है, डाउ जोन्स सस्टेनेबल इंडेक्स से इसको निकाला जा रहा है इस ग्रुप को। तो दोस्तों ये कुछ फैक्ट्स हैं जो आपको हेल्प आउट करेंगे जज करने के लिए कि क्या सही में ये एक बबल है कि नहीं। कमेंट्स में अपनी प्रक्रिया बताइएगा, और इस तरह के एनालिटिकल वीडियो अगर और चाहिए तो लाइक्स में कंजूसी मत कीजिएगा। टिल देन कीप लर्निंग, कीप ग्रोइंग, कीप इन्वेस्टिंग एंड कीप ट्रेडिंग।